हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं शैलेंद्र। स्वागत करता हूं आप सबका एक बार फिर से यूट्यूब पर अपनी इस वीडियो लेक्चर सीरीज में। दोस्तों, मेरा आज का टॉपिक है क्रोमोसोम। क्रोमोसोम को डिस्कस करने से पहले दोस्तों आपको बता दूं, ये मेरा सेल बायोलॉजी का न्यूक्लियस टॉपिक चल रहा है, जिसमें हमने पिछली क्लास में आपसे क्रोमेटिन को डील किया था। क्रोमेटिन में हमने मुख्य तौर पर आपसे यूक्रोमेटिन और हेट्रोक्रोमेटिन को डील किया था। ठीक है, तो अब हम उसी वीडियो लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं। आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्रोमोसोम के विषय में। तो दोस्तों, सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्रोमोसोम होता क्या है। दोस्तों, पिछली क्लास में आपने देखा था क्या था, न्यूक्लियस के अंदर जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो कैसा होता है, बिल्कुल टेंगर्ड फॉर्म में होता है। ठीक है, उसका कोई जो है क्लियर स्ट्रक्चर नहीं होता है, कोई शेप साइज नहीं होता है। ठीक है, इसको समझने के लिए एक बहुत बढ़िया एग्जाम्पल दिया था हमने। कैसा? ऊन का गोला। ठीक है, जिससे स्वेटर बनता है। जो ऊन के गोले को आप पूरा गोला लीजिए और उसको खोल दीजिए। ठीक है, पूरा धागा जो है वो पूरे बंडल को खोल दीजिए। ठीक, बंडल खोलने के बाद सारे धागे उसके क्या कीजिए, आपस में मिक्स कर दीजिए, उलझा दीजिए। फिर क्या करेंगे, आप किसी एक स्ट्रिंग को भी, किसी एक धागे को भी पकड़ के खींचेंगे तो पूरा का पूरा गुच्छा उठ जाएगा। ठीक, तो दोस्तों उसी प्रकार, ठीक है, जैसे वो आपस में उलझ जाता है, टेंगल हो जाता है, उसी तरह क्या होता है कि ये जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, ये क्रोमेटिन जो होता है ये न्यूक्लियस के अंदर उसी तरह एकदम टेंगल्ड रहता है, उलझा हुआ रहता है। ठीक है, लेकिन ये सुलझता कब है दोस्तों? जब सेल डिवीजन स्टार्ट होता है। ठीक है, सेल डिवीजन स्टार्ट होता है तब ये क्या होता है कि ये कंडेंस हो जाता है। जब कंडेंस हो जाता है तो कंडेंस होने के बाद जो स्ट्रक्चर बनता है उसे कहते हैं क्रोमोसोम। ठीक है, तो इस चीज को हम समझने का प्रयत्न करते हैं। दोस्तों, क्रोमोसोम जो होता है विजिबल और वेल ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर होता है। किसका होता है? क्रोमेटिन का होता है। ठीक है दोस्तों, जो क्रोमोसोम होता है वो स्टेनेबल मटेरियल होता है। ठीक है, मतलब इसको स्टेन किया जा सकता है। दोस्तों, आप सबको पता है कि जो क्रोमोसोम होता है वो सेल की जिस सारी जेनेटिक इंफॉर्मेशन को कंटेन करता है। ठीक है, क्रोमोसोम को दोस्तों डिस्कवर किया था ई स्ट्रासबर्गर साहब ने 1875 में। ठीक है, लेकिन क्रोमोसोम को क्रोमोसोम नाम दिया था वॉल्डेयर साहब ने 1888 में। क्रोमोसोम जो होता है दो शब्दों से मिलकर बना होता है। पहला होता है क्रोमा, जिसका मतलब होता है कलर। ठीक, दूसरा होता है सोम। सोम का मतलब होता है बॉडी से। मतलब ये कह सकते हैं क्रोमोसोम एक ऐसी बॉडी है जो कलरफुल रहती है। कलरफुल कहने का मतलब दोस्तों, ये जो न्यूक्लियस के अंदर होता है वो कलरफुल नहीं होता है, बल्कि जब हम इसको स्टेन करेंगे तो ये डिफरेंट डिफरेंट कलर का स्टेन ले लेता है, तो हमें कलरफुल दिखाई देता है। ठीक है, इसके अलग अलग बैंड्स में जो होते हैं ये कलर्ड हो जाते हैं, जैसे कि यहाँ आप देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, बात यही आती है कि आखिर हम क्रोमोसोम को कहाँ और कैसे देख सकते हैं। दोस्तों, क्रोमोसोम को स्टडी करने के लिए हमें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखेंगे। किसमें देखेंगे? जब सेल डिवीजन हो रहा होता है तो मेटाफेज में जब हम इसको देखेंगे तो मेटाफेज में क्या होता है कि जो क्रोमोसोम होते हैं कंडेंस होके बिल्कुल सेल के जो होता है इक्वेटोरियल प्लेट पे आ जाते हैं। जैसे ये सेल होता है तो सेल के जो होता है इक्वेटोरियल प्लेट पे यहाँ पे क्रोमोसोम सारे उपस्थित हो जाते हैं, बिल्कुल क्लियर और कंडेंस स्ट्रक्चर में। ठीक है, तो वहीं पर इनको मेटाफेज में ही इसको हम स्टडी कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, क्रोमोसोम जो होता है दो आर्म होती है, एक लॉन्ग आर्म होती है, एक शॉर्ट आर्म होती है। ठीक है, लॉन्ग आर्म को क्यू आर्म कहा जाता है और शॉर्ट आर्म को पी आर्म कहा जाता है। इस बात का विशेष ध्यान दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, ये है क्रोमोसोम। नॉर्मली क्या होता है, ये क्रोम ऐसे ही होता है। ठीक है, लेकिन जब रेप्लिकेट हो जाता है तो रेप्लिकेट होने के बाद ये इसका स्ट्रक्चर ये होता है। अब बात करते हैं क्रोमोसोम की साइज की। दोस्तों, क्रोमोसोम का जो साइज होता है इसको भी हम सेल डिवीजन के मेटाफेज स्टेज में ही मेजर कर सकते हैं। ठीक है, इसका जो साइज होता है वो वेरी करता है 0.25 माइक्रोन से 30 माइक्रोन तक। ठीक है, जैसे फंगस में देखेंगे 0.25 माइक्रोन का होता है, ड्रोसोफिला में देखेंगे 3 माइक्रोन का होता है, ह्यूमन में देखते हैं लगभग 5 माइक्रोन का होता है, जिया में जिसे भुट्टा कहते हैं। ठीक है, तो मक्के में कितना होता है? 8 से 12 माइक्रोन तक का होता है। ट्रिलियम दोस्तों एक स्पीसीज है प्लांट की, इसमें कितना होता है? इसमें 30 माइक्रोन का क्रोमोसोम होता है, सबसे लार्जेस्ट इसी में होता है। दोस्तों, ये जो फोटो दिखाई गई ये ट्रिलियम की स्पीसीज है, देख सकते हैं। दोस्तों, बात करते हैं क्रोमोसोम के शेप को। दोस्तों, क्रोमोसोम का शेप को ऑब्जर्व करने के लिए हम सेल डिवीजन के एनाफेज स्टेज में जो है इसको ऑब्जर्व करते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? सवाल यही आता है कि आखिर हम सेल डिवीजन के एनाफेज स्टेज में ही हम इसके शेप को ऑब्जर्व क्यों करते हैं, इससे पहले के स्टेज में क्यों नहीं, अथवा इसके बाद के स्टेजेस में क्यों नहीं। दोस्तों, इसका सीधा सा सिंपल सा कारण ये है, इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। एनाफेज में क्या होता है कि ये जो क्रोमोसोम होते हैं ना, इनके सेंट्रोमियर से
स्पिंडल फाइबर अटैच होकर इनको पोल की ओर खींचता है। ठीक, तो यहाँ क्या होता है कि जब स्पिंडल फाइबर इनके सेंट्रोमियर से अटैच होते हैं तो सेंट्रोमियर का पोजीशन बिल्कुल क्लियर हो जाता है, स्पष्ट हो जाता है। ठीक है, अब जब सेंट्रोमियर का जब पोजीशन स्पष्ट हो जाता है तो क्रोमोसोम का शेप पता लग जाता है कि आखिर ये क्रोमोसोम जो है किस शेप का है। ठीक है, तो इसीलिए जो है क्रोमोसोम का शेप को ऑब्जर्व हम सेल डिवीजन के एनाफेज स्टेज में करते हैं। ठीक है दोस्तों, जो क्रोमोसोम होता है सेंट्रोमियर के पोजीशन के बेसिस पे इसको हम 4 प्रकार से क्लासिफाइड कर सकते हैं, जिसमें है टीलोसेंट्रिक है, एक्रोसेंट्रिक है, मेटासेंट्रिक है, सब मेटासेंट्रिक है। अब ये सब क्या है एक एक करके हम इन सभी को डिस्कस करते हैं। दोस्तों ये है क्रोमोसोम। अब क्रोमोसोम में क्या होता है कि सेंट्रोमियर की पोजीशन देखते हैं तो सेंट्रोमियर पोजीशन दोस्तों क्या होता है कि 2 जगह हो सकता है। पहले हम क्रोमोसोम बनाते हैं। दोस्तों ये हमारा है क्रोमोसोम। ठीक, अब ध्यान दीजिएगा जो सेंट्रोमियर होता है, ठीक है, सेंट्रोमियर जो होता है ये क्रोमोसोम पर कहाँ कहाँ हो सकता है? भाई 2 ही जगह हो सकता है, या तो बीच में होगा, ठीक, या फिर किनारे होगा। जब क्रोमोसोम के मिडिल पोर्शन पे जब सेंट्रोमियर होता है तो मिडिल पोर्शन पे भी दोस्तों ये हम देखते हैं कि एक्चुअल में मिडिल पे कहाँ है, क्या बिल्कुल मिडिल पोर्शन पे है या फिर मिडिल पोर्शन के थोड़ा सा आगे पीछे है। ठीक है, अगर बिल्कुल मिडिल में है, ठीक है, अगर बिल्कुल मिडिल में है, देख सकते हैं बिल्कुल मिडिल में है, इसको कहते हैं दोस्तों हम मेटासेंट्रिक। ठीक है, क्या होता है कि अगर सेंट्रोमियर मिडिल क्रोमोसोम के मिडिल पोर्शन से थोड़ा सा मतलब पास में है, एग्जैक्ट नहीं है, दूर नहीं है, बस मिडिल पोर्शन के थोड़ा सा आगे पीछे है। ठीक है, तो मतलब क्या कह सकते हैं हम कि मिडिल पोर्शन के पास में है। अब मिडिल पोर्शन के पास में दोस्तों तो क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं हम सब मेटासेंट्रिक। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या है, ये क्रोमोसोम का मिडिल पोर्शन के थोड़ा सा पास में है, नियर द मिडिल। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, अगर मिडिल पोर्शन पे है तो उसे मेटासेंट्रिक कहते हैं, अगर मिडिल पोर्शन के पास में है तो उसको हम सब मेटासेंट्रिक कहा जाता है। ठीक है, तो उसी प्रकार दोस्तों यदि सेंट्रोमियर क्रोमोसोम के एंड पोर्शन पर है तो भी हम इसको 2 प्रकार से समझ सकते हैं, क्लासिफाइड कर सकते हैं। ठीक है, 2 चीज इसमें देखते हैं। पहला चीज क्या है कि सेंट्रोमियर क्या बिल्कुल एंड पोर्शन पे है? अगर बिल्कुल एंड पोर्शन पे है इसको बोलते हैं दोस्तों टीलोसेंट्रिक। ठीक है, अगर सेंट्रोमियर जो होता है क्रोमोसोम पे बिल्कुल एंड पोर्शन पे है तो इसको बोलते हैं हम टीलोसेंट्रिक। अगर एंड पोर्शन के थोड़ा सा आसपास में है, ऊपर नीचे पे है, हल्का सा थोड़ा, ठीक है, उसको क्या कहते हैं, नियर द एंड पोर्शन। अगर नियर द एंड में है तो उसको हम क्या बोलते हैं दोस्तों, इसको बोलते हैं हम एक्रोसेंट्रिक। तो इस चीज को ध्यान दीजिएगा। तो क्या क्या नाम होगा इनको हम कह सकते हैं, जो एंड में है तो उसको टीलोसेंट्रिक कह सकते हैं, नियर द एंड है तो इसको एक्रोसेंट्रिक कह सकते हैं, नियर द मिडिल पोर्शन पे तो इसको हम सब मेटासेंट्रिक कह सकते हैं, और मिडिल में होता है तो फिर हम इसको मेटासेंट्रिक कहते हैं। इस प्रकार दोस्तों आपने देखा कि जो सेंट्रोमियर होता है वो क्रोमोसोम के शेप को कैसे डिटरमाइन करता है, क्लियर कर देता है कि क्रोमोसोम किस शेप में होगा। दोस्तों तो ये था क्रोमोसोम का शेप, लेकिन इसके लिए सबसे बड़ी समस्या ये होती है आखिर हम इसको याद कैसे करें। एक्चुअली ये कन्फ्यूजन हमेशा रहती है। ठीक है, तो दोस्तों इसको याद करने के लिए कोई विशेष तोप नहीं है, मैं जिस तरीके से याद करता था मैं वही आपको बता देता हूँ। अगर आपके पास इससे बेहतर हो तो आप उसको अपना याद कीजिए। ठीक है, तो इसमें कन्फ्यूज मत होने का। जैसे मान लीजिए बारिश के मौसम में, ठीक है, जब मौसम खराब होता है, जब बिजली कड़कती है तो क्या कहते हैं? ठीक है, मस्त बिजली कड़की, तो समझ सकते हैं इसको VJLI। ठीक, मस्त बिजली, इसको याद कर लेते हैं। दोस्तों क्या होता है कि जो वी शेप किसका होता है, मेटासेंट्रिक होता है। जे शेप जो किसका होता है, एक्रोसेंट्रिक का होता है। ध्यान जी, एक्रोसेंट्रिक, ठीक, एक्रोसेंट्रिक जे शेप होता है। जो सब मेटासेंट्रिक होता है दोस्तों वो कैसा होता है, एल शेप में होता है। जो टीलोसेंट्रिक होता है वो कैसा शेप होता है, आई शेप में होता है। देख सकते हैं सेंट्रोमियर कहाँ है, बिल्कुल एंड पे। सब मेटासेंट्रिक कहाँ है, बिल्कुल नियर द मिडिल में है। ठीक है, एक्रोसेंट्रिक कहाँ है, नियर द एंड में है। और मेटासेंट्रिक आप देख सकते हैं मिडिल में है। ठीक, तो ये जो है ये शॉर्टकट है जिससे मैंने याद किया था। अगर आपको आसान लगे तो याद कर लीजिएगा, नहीं आपको इससे बेहतर पता हो तो आप उसको याद कीजिएगा। दोनों को याद कर कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं क्रोमोसोम के नंबर की। दोस्तों क्रोमोसोम के नंबर को जब आप ऑब्जर्व करेंगे क्या होता है कि आप किसी भी स्पेसीज के सभी सेल में देखेंगे कि क्रोमोसोम की संख्या जो होता है फिक्स होता है। ठीक है, यह कह सकते हो कि सिंगल स्पेसीज में क्रोमोसोम की संख्या फिक्स होता है, बट वेरीज
फ्रॉम स्पीसीज टू स्पीसीज, किसी स्पीसीज में अलग क्रोमोसोम होंगे, किसी स्पीसीज में अलग क्रोमोसोम होंगे। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, सिंगल स्पीसीज के प्रत्येक सेल में देखेंगे क्रोमोसोम का नंबर फिक्स, लेकिन अलग अलग स्पीसीज में देखेंगे तो ये वैरी करता है स्पीसीज टू स्पीसीज। दोस्तों हम क्रोमोसोम को दो प्रकार से लिख सकते हैं, पहला हैप्लॉइड लिखते हैं, दूसरा डिप्लॉइड लिखते हैं। अब बेसिकली क्या होता है दोस्तों कि जो हैप्लॉइड होता है वो होता है सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम, जैसे मान लो सिंगल सेट 1 2 3 4 5, ये कैसे, ये सब सिंगल सेट है, अलग एक क्रोमोसोम है, दूसरा क्रोमोसोम है, तीसरा क्रोमोसोम है, चौथा क्रोमोसोम, पांचवा क्रोमोसोम है, ये सिंगल सेट है, तो इसको हम कहेंगे हैप्लॉइड क्रोमोसोम। लेकिन अगर वहीं एक क्रोमोसोम, दो क्रोमोसोम, तीन क्रोमोसोम, चार क्रोमोसोम, पांच क्रोमोसोम, ये कैसे हैं, ये डिप्लॉयड सेट में है। ठीक है, ये डबल सेट में है, जिसको डिप्लॉयड कहते हैं। अब किसी किसी में क्या होता है कि दो सेट से ज़्यादा होते हैं, तो ऐसे क्रोमोसोम, ठीक है, ऐसे सेट्स जिसमें दो से ज़्यादा होते हैं, 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, तो इनको कहा जाता है पॉलीप्लॉइड। तो ध्यान दीजिएगा, बेसिकली क्या होता है, जो आप बेसिक देखते हैं वो हैप्लॉइड और डिप्लॉयड देखते हैं। ठीक है, इस चीज़ को आप ध्यान दीजिएगा। अगर हम ह्यूमन की बात करें दोस्तों, तो ह्यूमन में क्या होता है, 46 क्रोमोसोम होते हैं, यानी कि 23 पेयर्स। 23 पेयर्स को कहा जाता है डिप्लॉयड क्रोमोसोम, जिससे 2n होते हैं। ठीक, तो ध्यान दीजिएगा, अगर सबसे कम क्रोमोसोम देखते हैं तो दोस्तों सबसे कम क्रोमोसोम होता है हैप्लोपैपस ग्रेसिलिस में। ठीक है, जिसमें 4 क्रोमोसोम होते हैं। और सबसे ज़्यादा क्रोमोसोम, हाँ, और सबसे ज़्यादा क्रोमोसोम की बात करते हैं दोस्तों, सबसे ज़्यादा क्रोमोसोम होता है ओपियोग्लोसम नाम का एक टेरिडोफाइट होता है, जिसमें सबसे ज़्यादा क्रोमोसोम होता है, 2n बराबर 1262 क्रोमोसोम्स। ठीक है, तो इस चीज़ को आप ध्यान दीजिएगा, हैप्लॉइड क्या होता है, डिप्लॉइड क्या होता है, ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है दोस्तों, ये देखिए, ये ह्यूमन क्रोमोसोम देख सकते हैं, ये सेट, एक सेट ये है, दूसरा सेट है, तीसरा सेट है, चौथा सेट, ये कैसे हैं, सारे डिप्लॉइड फॉर्म में हैं। दोस्तों यहाँ पे ह्यूमन क्रोमोसोम को दिखाया गया है, लेकिन यहाँ पे क्रोमोसोम को शेप के बेसिस पे जो है यहाँ पर डिस्प्ले किया गया है। तो पहला देख सकते हैं, पहला सेट कैसा है, मेटासेंट्रिक होता है, दूसरा सेट कैसा, सब मेटासेंट्रिक है, तीसरा सेट कैसा है, मेटासेंट्रिक है। इसी तरह आप देख सकते हैं, ये देखिए 13वां, 14वां, 15वां, ये सब कैसे एक्रोसेंट्रिक होते हैं। ठीक है, तो इसी प्रकार जो है इनके शेप के बेसिस पे इनको डिस्प्ले किया गया है। दोस्तों ये देखिए, ये मैंने कुछ कॉमन एग्जाम्पल दे रखे हैं, और इनमें जो है डिप्लॉयड क्रोमोसोम को जो है बाकायदा मेंशन किया गया है। तो ये ऐसे एग्जाम्पल हैं जो आपको बायोलॉजी में जगह जगह मिलते रहेंगे। ठीक है, तो आप इसको आप जितना अगर हो सके तो याद कर लीजिएगा, नहीं तो फिर कोई बात ही नहीं है।